स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इंस्पायर हब पर। दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक पढ़ा दिया था। इस वीडियो में आप उसके आगे वाले क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। किसी आवेश Q को दो भागों में किस अनुपात में विभाजित करेंगे ताकि किसी निश्चित दूरी पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान महत्तम हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी क्यू आवेश को दो भागों में इस प्रकार विभाजित करिए कि उनके बीच महत्तम बल प्रतिकर्षण बल महत्तम हो। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर दो आवेश धनावेशित हो या ऋणावेशित हो तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल महत्तम होता है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर आपको कुल आवेश क्या दिया गया है, तो क्यू, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल क्यू दिया गया है। तो माना कि एक भाग इसका आवेश का जो है वो स्मॉल क्यू है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, तो कुल आवेश क्यू है उसमें से एक हमने स्मॉल क्यू माना तो उसमें से घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस कुल आवेश में से एक भाग घट जाएगा तो दूसरा भाग हमारा निकल कर आ जाएगा। तो स्मॉल क्यू माइनस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक बिंदु आ गया है आपका, दूसरा भाग जो है इस कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और एक है स्मॉल क्यू। तो इनको बीच प्रतिकर्षण बल मान लीजिए कि इधर की तरफ लग रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, तो धन आवेशित है। अब इनके बीच की दूरी क्या दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि आर है इनके बीच की दूरी। तो प्रतिकर्षण बल क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर एफ इक्वल टू के, यानी 1/4πε0, और एक आवेश क्यू है और ये दूसरा आवेश हमारा क्या है, तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी आर स्क्वायर। इसे हम समीकरण 1 कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्यू के है, यहाँ पर ये तो कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, और आर आर भी यहाँ पर क्या है, तो कांस्टेंट है यहाँ पर है। तो जो यहाँ पर परिवर्ती है वो क्या है, तो क्यू परिवर्ती है, यानी पहला आवेश और दूसरा आवेश। तो इसे महत्तम होने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका महत्तम होने के लिए क्या होगा ना, इसका अवकलन 0 होना चाहिए। तो इसका अवकलन हम ज्ञात करेंगे df/dq। अब यहाँ पर जो एफ है वो क्या है, यहाँ पर k/r² कॉन्स्टेंट है, तो उसे हम हटा देंगे। तो क्यू स्मॉल क्यू और इंटू कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, ये दोनों हमारा आवेश है, और क्यू के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू से, तो स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू माइनस क्यू इंटू क्यू, स्मॉल क्यू इंटू स्मॉल क्यू स्क्वायर। अब इसका अवकलन, तो अवकलन में आप जानते हैं कि सेम अगर रहता है सापेक्ष तो उसका अवकलन 1 होता है, यानी क्यू का सापेक्ष क्यू का अवकलन 1 होगा। तो क्या बच गया यहाँ पर कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू माइनस एक्स के पावर एन का होता है अवकलन 2x, वहीं वैसे ही क्यू स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, तो माइनस का 2q, यहाँ पर माइनस चिन्ह पहले से दिया गया है। तो अब हम देख सकते हैं कि महत्तम होने के लिए क्या होता है, तो अवकलन 0 होना चाहिए। किसी भी इसका जो महत्तम पूछ रहा है कि प्रतिकर्षण बल महत्तम कब होगा, तो इसका अवकलन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा अवकलन क्या है, तो कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल 2q, इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो क्यू इक्वल टू इधर आकर प्लस का 2q, तो 2q, तो स्मॉल क्यू यहाँ पर हमने पहला भाग आवेश माना था, तो स्मॉल क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर का 2 भाग में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है, इधर जो 2 है क्या है, तो इस आवेश के गुना में है, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो स्मॉल क्यू हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, कैपिटल क्यू/2। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने पहला आवेश का जो पहला भाग था उसका हम क्या माना था, स्मॉल क्यू, तो स्मॉल क्यू आ गया कैपिटल क्यू/2। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला एक भाग हमने स्मॉल क्यू माना था, तो इसका वैल्यू आ गया क्यू/2, यानी कि हमारा पहला भाग निकल कर आ गया। अब दूसर का भाग क्या होगा, तो दूसर का भी इस कुल आवेश में से हम पहला भाग हटा लेंगे, तो हमारा दूसरा भाग निकल आ जाएगा। तो कैपिटल क्यू क्यू कुल आवेश था, और पहला जो आवेश आया है वह क्यू/2, तो हमारा जो दूसरा आवेश भी निकल कर आ जाएगा कैपिटल क्यू/2। जो हमारा अगला क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का, वो क्या है, तो दो वस्तुओं के बीच आवेश विनिमय के क्रम में यदि एक वस्तु दूसरी वस्तु को 10⁻9 पर इलेक्ट्रॉन देती है प्रति सेकंड, तो 1 कूलम आवेश देने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर देखिए एक वस्तु है
मान लीजिए कि वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, तो वस्तु ए वस्तु बी को आवेश दे रहा है, कितना दे रहा है, तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। तो ये पूछ रहा है कि 1 कूलम आवेश देने में वस्तु ए को वस्तु बी को देने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि Q इक्वल टू 10⁹ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब जानते हैं जैसा कि आप एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो 1e इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम इससे क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा Q निकल कर आ जाएगा 10⁹ तो दे रहा है, और E 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो हमारा आवेश की संख्या निकल कर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। यहाँ पर 1.6 हो गया, और 10 के पावर जो -19 है इसमें आकर पावर +9 ऐड हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 10⁻10 कूलम। अब आवेश Q के जाने में 1 सेकेंड का समय लगता है, मतलब इतना आवेश जाने में 1 सेकेंड लगता है, और हमें 1 कूलम को निकालना है। तो कुल जो आवेश है 1 कूलम, इसमें हम इतना से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में इतना जाता है, और कुल आवेश जो भेजना है वह 1 कूलम, तो 1 कूलम में इससे भाग दे देंगे तो हमारा जो आवेश का समय निकल जाएगा। तो 1 कूलम और डिवाइडेड बाई जो हमारा जो आवेश 1 सेकेंड में जा रहा है, तो 1 सेकेंड में आवेश कितना जा रहा है, तो 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम पर सेकेंड। तो डिवाइड करेंगे तो 10⁻10 जो नीचे माइनस में है ऊपर जाएगा, तो इसका पावर प्लस में आ जाएगा, और पावर प्लस में आ जाएगा, और जो यहाँ पर 1.6 है इससे डिवाइड हो जाएगा। तो समझ सकते हैं कि 10⁻10 कितना बड़ा वैल्यू है। तो अगर आप इसे ईयर में या तो सेकेंड में आएगा, और इसे अगर ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 198 वर्ष आपका निकल कर आ जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी प्याले में 0.25 kg यानी 250 ग्राम पानी रखा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कुल संख्या ज्ञात करें, इनके आवेश कूलम में व्यक्त करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी का जो अणु द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, तो 18 ग्राम होता है। पानी का अणु द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम। कैसे, तो H2O होता है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है वो कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पर कितने अणु हैं इसके, तो 2, तो 2 गुने 1, और प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन का अणु भार कितना होता है, तो 16, तो 16 और 2 गुने 1 तो 2, यानी 16 2 18 ग्राम इसका अणु भार होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसमें अणुओं की संख्या 6.02 इंटू 10⁻23 है, किसी भी जो मोल होता है उसमें अणुओं की संख्या कितना होता है, तो 6.02 इंटू 10⁻23। अब इससे हम क्या करेंगे कि 250 ग्राम जो हमारा पानी है उससे में अगर 6.02 इंटू 10⁻23 से गुना कर देंगे तो कुल अणुओं की संख्या निकल जाएगा, और कुल अणुओं की संख्या में अगर जितना ग्राम इसका अणुभार है उससे हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23, यहाँ तो अणुओं की संख्या होती है, और कितना में निकालना है, तो 250 ग्राम में, तो 250 से गुना, और जो पानी का अणुभार होता है मोलर मास वो कितना होता है, 18 ग्राम। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो 83.6 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। 10⁻23 तो ऐसा ही रह जाएगा, और 250 में 6.02 से गुना और 18 से भाग दीजिएगा तो 83.6 आ जाएगा। अब यही हो गया अणुओं की संख्या। चूंकि प्रत्येक H2O अणु में 10 इलेक्ट्रॉन तथा 10 प्रोटॉन है। कैसे, तो यहाँ पर H2O है। अब जैसा कि जानते हैं कि एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 होता है और प्रोटॉन इक्वल टू 1 होता है। लेकिन यहाँ पर 2 अणु है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे और 2 प्रोटॉन भी, यानी हाइड्रोजन से हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना निकल कर आया, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन इक्वल टू 2 और इलेक्ट्रॉन इक्वल टू भी 2। अब ऑक्सीजन में का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8 होता है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी कितना होता है, 8 होता है, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 8 होता है। तो जो हमारा प्रोटॉनों की संख्या निकल कर कितना आ गया, तो 8 प्लस यहाँ पर 8 और प्लस 10 मतलब 10 हो गया, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, तो हाइड्रोजन में 2 और क्या बोलेंगे ऑक्सीजन में 8, तो 8 2 10 हो गया। यानी कि इसमें हाइड्रोजन में
प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना कितना है, तो 10 10 है। अतः इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉनों की कुल संख्या है, तो कुल संख्या हमने निकाल चुका है 83.6 इंटू 10⁻24 आएगा। यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर 24 आएगा जब आप कैलकुलेट करिएगा तो इन पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश Q इक्वल टू एन ही होता है। एन यहाँ पर जो अणुओं संख्या है वो कितना आया है, तो 83.6 इंटू 10⁻24, इसमें हम ई से गुना करते हैं, तो ई इक्वल टू कितना तो होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। अगर आप इसे कैलकुलेट करिएगा तो 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम निकल कर आ जाएगा आपका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर समान परिमाण Q के सजातीय बिंदु आवेश स्थित है, मतलब सबका आवेश Q है और वो क्या है, तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर रखे गए हैं। त्रिभुज के केंद्र पर आवेश स्मॉल q पर परिणामी विद्युतीय बल ज्ञात करें। त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई a मान ले। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, इस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, तो a होगा। स्मॉल a मानने के लिए बोला गया, तो स्मॉल a हमने मान लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर बिंदु A ऊपर की तरफ है, बिंदु B है और बिंदु C है। इन तीनों बिंदु पर कैपिटल Q आवेश रखा गया है और केंद्रक यहाँ पर है। यहाँ से आकर तीनों बिंदु मिल रही है, तो यहाँ पर केंद्रक है और केंद्रक पर आवेश कितना दिया गया है, तो स्मॉल q दिया गया है। अब देखिए दोस्तों कि स्मॉल q है यहाँ पर, तो ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और प्रतिकर्षण बल की दिशा किस तरफ होगी, तो इसकी तरफ। तो बिंदु C के कारण केंद्रक पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होगा वो क्या होगा, तो FC होगा। यहाँ पर मिस्टेक से B लिखा गया, FC होगा। और जो B के कारण, बिंदु B के कारण लगने वाला है, तो वो FB होगा। और जो बिंदु A के कारण नीचे की तरफ लगेगा वो क्या होगा, तो FA होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि जो यहाँ पर केंद्र से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है समबाहु त्रिभुज में, तो a√3 होती है। a√3 इसका भी दूरी होगा, ये जो है भुजा और ये, तो a√3 होगा इन दोनों का लंबाई। अब यहाँ पर देखिए कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा, तो 120 डिग्री का कोण बनेगा। अब हम समझते हैं कि यहाँ पर जो FA, मतलब जो FA लग रहा है नीचे की तरफ, इसका वैल्यू कितना होगा, तो FA इक्वल टू K इंटू एक आवेश क्या है, तो FA हम निकालने रहे हैं, तो FA किधर की लग रहा है, FA नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक का आवेश Q है कैपिटल की, और केंद्र पर जो आवेश रखा गया है वो स्मॉल q है, तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, तो a√3 ही होगा। यहाँ पर a√3 इसका भी दूरी होगा, इसका भी और इसका भी, क्योंकि जो केंद्र से और किसी बिंदु की दूरी होती है समबाहु त्रिभुज में वह a√3 होता है। तो r इक्वल टू a√3, तो a√3 का स्क्वायर। ऐसे ही FB बिंदु B के कारण जो है, बिंदु B के कारण इधर FB लग रहा है, तो यहाँ पर स्मॉल q है, तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q, और k तो होता है फार्मूला का, और बाई r स्क्वायर। r भी कितना है, तो a/√3 का होल स्क्वायर। वैसे है बिंदु C पर आप निकाल सकते हैं। बिंदु C पर क्या होगा, तो k इंटू FC किधर लग रहा है, तो इधर की तरफ लग रहा है, तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बटा a√3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीनों बल है वो आपस में बराबर है, FA इक्वल टू FB इक्वल टू FC, और वो कितना है, तो मान लीजिए कि F है, परिणामी बल F है। अब F परिणामी बल हम बिंदु B और C के कारण निकालते हैं। जो परिणामी बल है दो F और B, इसके कारण हम निकालते हैं, तो FB का स्क्वायर प्लस FC का स्क्वायर प्लस 2FB इंटू FC इंटू कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा के जगह पर हमने 120 डिग्री रखा, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यहाँ पर देख सकते हैं कि 120 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर बिंदु B और C के कारण। तो जो परिणामी बल होगा वो कितना आएगा, तो FB भी F के बराबर आ रहा है और FC भी F के बराबर, तो हमने इसका वैल्यू F रख दिया। तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस F गुने F, तो 2F स्क्वायर, और एक cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो -1/2। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया,
यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 2f² हो गया, और यहाँ पर एफ स्क्वायर में -1 से गुना होगा तो -f² हो जाएगा। अब -f² हो गया। अब देख सकते हैं 2f² में से -f² सब्सट्रैक्ट होगा यानी घटेगा, तो क्या बचेगा, तो f²। अब f² का वर्गमूल क्या होता है, तो f होता है। तो जो बिंदु बी और सी के कारण परिणामी बल है वो क्या आ रहा है, तो f आ रहा है। अब f जो है वह बिंदु बी और सी के कारण f आ रहा है, और वो किधर की तरफ होगा, जो एफ ए है यहाँ पर तो नीचे की तरफ एफ लग रहा है, और जो बिंदु और बी और सी के कारण जो केंद्र पर लग रहा है परिणामी बल अभी हमने क्या निकाला है, तो ऊपर की तरफ लगेगा, और वो क्या क्या लगेगा, तो सॉरी यहाँ पर एफ लग रहा है, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है, तो एफ है। तो यही हमसे पूछ रहा है कि परिणामी बल क्या होगा। तो एक ऊपर की तरफ इधर लग रहा है फोर्स, वो लग रहा है एफ, और एक नीचे की तरफ लग रहा है वो क्या है, तो एफ ए है। अब यहाँ पर आपने देखा कि एफ ए का वैल्यू भी एफ बी और एफ सी के बराबर है, जिसे हमने एफ की बराबर माना था, एफ के बराबर। तो यहाँ पर नीचे की तरफ ही इसका मतलब होगा कि एफ फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर समान फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर कोई भी परिणामी बल कार्य नहीं करेगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ एफ बल लग रहा है और नीचे की तरफ एफ, यानी दोनों की बल बराबर है, अतः परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर आकर घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।